आज का लेक्चर जो है वो हमारा है अबाउट द टू डायमेंशनल इलास्टिक इक्लूजन। तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि जो इलास्टिक इक्लूजन होती है वो दो बिलियर्ड बॉल्स हैं, वो जब आपस में हेड ऑन उनकी इक्लूजन हो तो वो इक्लूजन इलास्टिक होगी। अब अगर इस केस में अगर हम यूँ देखते हैं कि दो बिलियर्ड बॉल्स आपस में हेड ऑन कोलिजन नहीं करते बल्कि किसी एक ख़ास एंगल के ऊपर या ग्लांसिंग कोलिजन करते हैं, तो उस तरह की जो कोलिजन होगी उसको हम टू डायमेंशनल कोलिजन कहेंगे। फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए हम ये कहते हैं कि ये मेरे पास एक बॉल है जिसका मैस m1 है और उसकी जो इनिशियली वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1i इस डायरेक्शन में, और वो यहाँ पे एक दूसरा बॉल है जो कि जिसका मैस m2 है और वो रेस्ट के ऊपर है। और ये जो बॉल है ये बॉल नंबर 1 यहाँ से इस तरफ से आके इस बॉल नंबर 2 से हेड ऑन कोलिजन नहीं कर रहा बल्कि एक ग्लांसिंग कोलिजन इसको हम कहेंगे, एक ख़ास साइड से उसको टकराता हुआ इस तरफ आ रहा है और उसके बाद जब इस तरफ आएगा इसको जब वो कोलिजन के बाद ये वाला बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये वाला बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इस तरह की जो कोलिजन होगी इसको हम टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये एंगल्स जो बना रहे हैं θ1 एंड θ2 है विद द एक्स एक्सिस। अब हम लोगों ने देखना है कि चूंकि कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब है इसमें जो मोमेंटम और जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी, यानी कि एक तरह से जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। ओके सो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ये वाला बॉल जो है इस डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली जब वो इसके साथ टकराता है तो इसकी जो अलोंग यानी कि ये जो बॉल की जो वेलोसिटी है ये एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में आ रही है। इसकी वजह से इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, तो बेसिकली उसकी जो मोमेंटम है उसके दो कंपोनेंट्स में हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे दोनों बॉल्स के लिए। तो मैं यहाँ पे उसको मैं यहाँ पे ये शो कर रही हूँ कि फॉर एग्जांपल जब ये बॉल यहाँ पे आया है, यहाँ पे स्ट्राइक किया है और उसके बाद इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है और उसके बाद जो मोमेंटम होगा उसका एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा। सो जो एक्स कंपोनेंट है वो होगा m1 v1f cos θ1 और जो y कंपोनेंट है वो है m1 v1f sin θ1। इसी तरह से जो बॉल नंबर 2 है इसको भी एक उसका x कंपोनेंट होगा पैरेलल टू x एक्सिस, उसका होगा m2 v2f cos θ2 और इसी तरह से y एक्सिस के लॉन्ग m2 v2f sin θ2। सो अब हम लिख लेते हैं इक्वेशंस। मैं ये कहती हूँ कि जो मोमेंटम है, चूँकि आफ्टर द कोलिजन हम दो तरह के मोमेंटम्स को एक्स अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस चूँकि रिजॉल्व किया, अब हम देखते हैं कि जो इसलिए हम कंसिडर करते हैं मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस पहले। सो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, सो मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस अगर बिफोर द कोलिजन देखें उसकी मूवमेंट ही हो रही थी उस बॉल की अलोंग द एक्स एक्सिस ओनली, उसको ज़रूरत ही नहीं है हम उसको रिजॉल्व करें, उसका एक ही कंपोनेंट है बेसिकली, तो वो है m1 v1i प्लस जो बॉल नंबर 2 है वो रेस्ट के ऊपर है, उसका मोमेंटम 0 होगा। सो 0 इज इक्वल्स टू ये है बिफोर कोलिजन। सो आफ्टर कोलिजन इट विल बी एक्स कंपोनेंट हम लेंगे m1 v1f cos θ1 प्लस m2 v2f cos θ2। ओके सो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करें, m1 वाली टर्म्स को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, m1 v1i माइनस m1 v1f cos θ1 इज इक्वल्स टू m2 v2f cos θ2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देती हूँ। सो सिमिलरली हम देख लेते हैं मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। सो मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, अब देखिए y एक्सिस के लॉन्ग बिफोर कोलिजन y एक्सिस के लॉन्ग कोई भी बॉल्स जो है वो मूव नहीं कर रहे। सो मोमेंटम अलोंग y एक्सिस बिफोर
इक्लूजन इज ज़ीरो, सो ज़ीरो इज इक्वल्स टू आफ्टर इक्लूजन क्या हो जाएगा, बॉल नंबर जो 1 है उसका मोमेंटम आ जाएगा m1v1f साइन थीटा 1। अच्छा, अब देखिए आप उसको यूं देख सकते हैं कि ये चूंकि इस तरह से y नीचे की तरफ है, इसके साथ मैं उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए नेगेटिव लगा देती हूँ क्योंकि उसके लॉन्ग नेगेटिव y एक्सिस है, और इसी तरह से दूसरे वाला जो बॉल है उसका मोमेंटम अलोंग द y एक्सिस विल बी m2v2f साइन थीटा 2। यहाँ पे भी 2 आएगा, इसको आप देख लीजिएगा, ये बाय मिस्टेक मैंने थीटा 1 लिख दिया लेकिन इट्स थीटा 2। ओके, सो m2v2f साइन थीटा 2, इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाती हूँ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा m1v1f साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू m2v2f साइन थीटा 2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देती हूँ। ओके, इनको सॉल्व करने के लिए मैं कहती हूँ कि मैं जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करके और उसका स्क्वायर ले रही हूँ, यानी कि एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड देन स्क्वेयरिंग इट। सो उसका मतलब ये है कि जब मैं उसको ऐड कर रही हूँ तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड में ऐड होगी, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी। सो राइट हैंड साइड को देख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को उनकी राइट हैंड साइड से ऐड करती हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास m2v2f cos theta 2 प्लस m2v2f sin theta 2, और इसका फिर इसको पहले मैंने स्क्वायर किया और फिर मैंने इसको ऐड करना है। सो पहले स्क्वायर किया है और फिर ऐड किया है, सो दैट्स वाई ये इस तरह से हो जाएगा। देन राइट हैंड साइड होगी, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास यहाँ से है ये वाली टर्म है, सो दिस विल बी m1v1i माइनस m1v1f cos थीटा 1, और इसका ये स्क्वायर आ जाएगा, और फिर दूसरी साइड पे ये वाली टर्म है, सो प्लस m1v1f साइन थीटा 1 होल, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पे है m2v2f इस वाली टर्म में भी है और m2v2f इस टर्म में भी है। सो m2v2f का स्क्वायर बेसिकली मैं इसमें से कॉमन ले लूँगी और विद इन द ब्रैकेट्स मेरे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। तो cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 जो है दैट इज इक्वल्स टू 1। तो उसको मैं यहाँ पे उस स्टेप को मैं नहीं लिखती, मैं यूँ लिख देती हूँ m2v2f का होल स्क्वायर। So this will be equals to m1v1i minus m1v1f cos theta 1 whole square, then plus m1v1f sin theta 1 whole square। ओके, मैंने वो इक्वेशन दोबारा से यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये वाली जो है इसको हम ओपन करेंगे बाय a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा से इसी तरह से लिख देती हूँ। दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको मैं ओपन करने लगी हूँ, m1v1i होल स्क्वायर प्लस m1v1f cos थीटा 1 होल स्क्वायर माइनस 2 m1v1i times m1v1f cos theta 1, okay, and then this term plus m1v1f sin theta 1 whole square। ओके, अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो टर्म है m1v1f cos theta 1 का स्क्वायर है और इधर m1v1f sin theta 1 का स्क्वायर है। अगर हम इसमें से m1v1f का स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। सो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 इक्वल्स टू 1 होगा। सो उस स्टेप को मैं स्किप करके और उसको सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही आ जाएगी। सो m1v1i होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ से हमारे पास और इस टर्म को कंबाइन करके m1v1f होल
होल स्क्वायर आ जाएगा, और क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, एंड देन माइनस ये दोनों टर्म्स -2 m1v1i m1v1f cos थीटा 1। ओके, आई थिंक अब हम इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देती हूँ। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। सो एनर्जी कंजर्वेशन में चूँकि एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई हम उसके कंपोनेंट्स में को कंसिडर नहीं करेंगे। सो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बिफोर क्लूजन विल बी जो बॉडी नंबर 1 है ऑब्जेक्ट 1 यानी कि जो जिसका मास m1 है उसकी हो जाएगी हाफ m1v1i स्क्वायर प्लस जो मास नंबर 2 था यानी कि जो बॉडी 2 थी वो ज़ीरो, वो रेस्ट के ऊपर थी इसलिए उसकी वो एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। दिस विल बी इक्वल्स टू, दिस इज़ बिफोर क्लूजन, और आफ्टर क्लूजन आ जाएगा हाफ m1v1f होल स्क्वायर प्लस हाफ m2v2f होल स्क्वायर। सो ये हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ m1v1i होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1v1f होल स्क्वायर प्लस m2v2f होल स्क्वायर। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देती हूँ। सो अगर आप यहाँ से देखें तो हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं ये वेलोसिटी के थे, v1f है, v2f है, थीटा 1 है एंड थीटा 2 है। ये सारे पैरामीटर्स एक्चुअली सारे अननोन हैं, और अगर इनमें से हम किसी एक पैरामीटर की वैल्यू हमें मालूम हो जाती है तो हम इक्वेशन नंबर जो 1 2 3 एंड 4 इन सारी इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम दूसरे वाले पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको इस कॉन्सेप्ट की अच्छी समझ आ गई होगी।